हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन थ्योरम। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेरिएशन थ्योरम है उसको अप्लाई करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन थ्योरम का एप्लीकेशन ऑन हीलियम एटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को वेरिएशन थ्योरम की जो है नीड क्यों हुई। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास में सिंपल सिस्टम होते हैं जैसे कि SHO यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और हमारे पास में जो रिजिड रोटर होता है या फिर हमारे पास में हाइड्रोजन एटम होता है, ये सब क्या होते हैं, सिंपल सिस्टम होते हैं। तो इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली जो हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसको लिख सकते हैं और उसके सॉल्यूशन से जो है हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सिस्टम आते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम हीलियम एटम को डिस्कस करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेरियस जो होते हैं मेथड का यूज़ करते हैं। उनमें से ही हमारे पास में दो मेथड है, वेरिएशन थ्योरम और दूसरी होती है परटर्वेशन थ्योरम। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज़ होती है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आगे कि जो हमारे पास में प्लानर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि एथिलीन या फिर हमारे पास में जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, उनको ट्रीट करने के लिए फिर हम और जो होते हैं नए मेथड का यूज़ करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं HMO थ्योरी यानी कि हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसको भी जो है हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो वेरिएशन थ्योरम है और परटर्वेशन थ्योरम है, ठीक है, उसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हीलियम एटम है उसके अंदर जो हमारे पास में ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। सो हमारे पास में जो वेरिएशन थ्योरम होता है बेसिकली वो क्या बताता है, हमारे को ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिस्टम बताता है। इसकी हेल्प से आप जो है दूसरे जो हमारे पास में मॉडल थे जैसे कि पार्टिकल इन बॉक्स, इन सब के लिए भी आप जो है एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम इसका केवल यूज़ देखेंगे किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वेरिएशन थ्योरम होती है वो क्या होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वेव फंक्शन विच गिव्स द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द क्लोजेस्ट टू एक्यूरेट वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि ये थ्योरम कहती है कि जो वेव फंक्शन हमारे को सिस्टम की लोएस्ट एनर्जी देता है वही जो होता है एक्यूरेट वेव फंक्शन के जो होता है क्लोजेस्ट होता है। ठीक है, दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर द अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। द वेरिएशन थ्योरम इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सो वी विल ओनली डिस्कस दिस मेथड। ठीक है, तो अभी हम इस मेथड को देखेंगे कि हम इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू जीरो। या डेल स्क्वायर क्या लेप्लेशियन ऑपरेटर है, और जो ई है वी है जो हमारे पास में क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और ई जो है एनर्जी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेल स्क्वायर साइन है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो दो टर्म आ रही है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही इसको भी इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में एच स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा ई और साइन। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर वी साइन। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म जो है इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये वाली टर्म को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली टर्म तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में एच स्क्वायर वी साइन। ठीक है, और ये वाली टर्म इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर साइन। ठीक है, और ये वाली टर्म तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहीं पे ही है, इसलिए तो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में एच स्क्वायर ई साइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई सही को रहने देंगे, बाकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो ये वाली जो टर्म है नीचे आ जाएगी, ये वाली ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ तो ये क्या आएगा माइनस, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है 8 पाई स्क्वायर m, और यहाँ पे हमारे पास क्या है डेल स्क्वायर साइन। अब इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर m से क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इधर जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये केवल क्या आ जाएगा प्लस वी साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में ई साई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में साई है इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, बाहर आ जाएगा साइन इक्वल टू ई साइन। अब यहाँ पे जो हमारे पास में एच कट होता है वो क्या होता है, एच कट जो होता है एच अपॉन में 2 पाई होता है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m और डेल स्क्वायर प्लस वी साइन इक्वल टू हो जाएगा जी, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई साइन। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m
डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो टोटल ये क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। एच केप साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साई। तो यहाँ से हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। या तो हम डायरेक्टली जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, क्या होती है, एच के एफ साई इक्वल टू ई साई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साई के कॉन्जुगेट से, या फिर हम कह सकते हैं साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। इक्वेशन 1 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई स्टार से या फिर साई के कॉन्जुगेट से बोथ साइड, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर एंटायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है, तो ओवर एंटायर कॉन्फ़िगरेशन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं एक बार साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में साइन स्टार एच के और साइन। अब मैं क्या करूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ओवर एंटायर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट जो कि है डीटो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी है, तो ई को हम बाहर रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन स्टार डीटो, ठीक है। साइन स्टार से मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर एंटायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओवर एंटायर कॉन्फ़िगरेशन पे हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में होता है डीटो। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार एच के साइन डीटो अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में साइन स्टार साइन डीटो। इसको ऐसा कर लेना है, पहले ये साइन स्टार यहाँ पे ले लेना है, इससे मल्टीप्लाई करें इसलिए, फिर हो जाएगा साइन डीटो, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 आ जाएगी साइन स्टार एच के साइन डीटो अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार साइन डीटो। तो यहाँ पे ये हमारे पास में क्या आ गई, अगर हमारे पास में जो हमने साइन लिया है ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन हो, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन, ठीक है। तो अगर साइन अगर अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन होगा तो यहाँ से जो एनर्जी कैलकुलेट होगी वो क्या होगी, अप्रोक्सीमेट एनर्जी होगी, अप्रोक्सीमेट एनर्जी होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में जो वेव फंक्शन हमने अप्रोक्सीमेट लिया है अगर वो नॉर्मलाइज हो, इफ अगर हमारे पास में क्या हो, वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, ठीक है। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तब हमारे पास में कौन सी कंडीशन होती है, साइन स्टार साइन डीटो हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हमको पता कैसे चलेगा कि कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है नहीं, तो अगर हमारे पास में कोई वेव फंक्शन है उसके आगे कोई कांस्टेंट एंटिटी आ रही है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम होता है उसके लिए हमारे पास में वेव फंक्शन क्या होता है, साइन 1s हमारे पास में होता है 1 अपॉन में अंडर द रूट पाई ए नोट की पावर 3/2 और ई रेज टू द पावर माइनस आर अपॉन में ए नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आगे एक कांस्टेंट एंटिटी आ रही है, मतलब कि ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 का यूज़ करके पहले इसको नॉर्मलाइज करना है और यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर ये नॉर्मलाइज होगा तो क्या होगा, साइन स्टार साइन डीटो इक्वल टू 1 होगा। इसको आप मत लिखना, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, साइन स्टार साइन डीटो इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे पास में इक्वेशन 2 कैसे आ जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार एच के साइन डीटो, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में अप्रोक्सीमेट एनर्जी की। अगर हम कंसिडर करें कि जो हमारे पास में ई नोट है वो क्या हो, एग्जैक्ट एनर्जी हो, एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ सिस्टम, एग्जैक्ट एनर्जी भी कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं, ट्रू एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास में वेरिएशन थ्योरम है वो क्या बताती है हमारे को कि जो जो हमारे पास में ई होती है जो कि हमारे पास में क्या है, अप्रोक्सीमेट एनर्जी, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, या फिर ये इक्वल टू हो सकती है किसके, ई नोट के, ठीक है। अब ये जो ई नोट है हमारे पास में क्या है, ट्रू एनर्जी है, और जो हमारे पास में ई है वो क्या, अप्रोक्सीमेट एनर्जी है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास में जो वेरिएशन थ्योरम है कि जो ई होगी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी, या फिर इक्वल टू हो सकती है किसके, ई नोट के। अब ये इक्वल टू कब होगी, जब हमारे पास में साइन जो हमारे पास में क्या था, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन, अगर हमारे पास में जो अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन है वो इक्वल हो जाता है किसके, ट्रू वेव फंक्शन के,
ट्रू वेव फंक्शन के इक्वल हो जाता है, तब हमारे पास में जो ई होती है वो क्या होती है, ई इक्वल टू हो जाता है ई नोट हो जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है, ई इक्वल टू ई नोट हो जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास में वेरिएशन थ्योरम है उसको अप्लाई करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो अगर हम बात करें ये वेरिएशन मेथड के स्टेप्स की, तो ये बेसिकली 4 स्टेप इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे को चूज़ करना होता है ए ट्रायल वेव फंक्शन साइन डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन होता है वो हमको लेना होता है जो किसी डिपेंडेंट होता है किसी वेरिएबल पैरामीटर पे। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हीलियम एटम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास में वेव फंक्शन हम लेंगे वो डिपेंडेंट होगा किसी वेरिएबल पैरामीटर जेड पे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होता है, जो हमने इवेल्यूएट करना होता है इंटीग्रल। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है इवेल्यूएट द इंटीग्रल। अभी हमने जो एनर्जी का इंटीग्रल देखा था साइन स्टार साइन एच केप साइन डीटो, इसको हमको इवेल्यूएट करना होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में जो वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है। अगर नॉर्मलाइज नहीं होता है तो हमारे को जो ये हमारे पास में दूसरी जो एनर्जी की वैल्यू थी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार एच केप साइन डीटो अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार साइन डीटो, उसको इवेल्यूएट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास में वेव फंक्शन होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है, तो हमको केवल इवेल्यूएट करना होता है इस इंटीग्रल को। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारे पास में मिनिमाइज़ करना होता है, मिनिमाइज द अबव इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में इंटीग्रल यहाँ पे आया है, ठीक है, इससे जो एनर्जी की वैल्यू उसको मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइज हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल पैरामीटर। सपोज हमने यहाँ पे एक्स अगर वेरिएबल पैरामीटर माना है, तो जो हमारे पास में एनर्जी हम उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, डी ई अपॉन में डी एक्स कर देंगे, जो कि हमारे पास में इक्वल हो जाएगा 0। मतलब जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए जब हम हीलियम एटम को स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम मिनिमाइज किस तरह से करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास में द फंक्शन विद द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ट्रू वेव फंक्शन एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ट्रू एनर्जी। मतलब जब हम जो इंटीग्रल है इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आएगी, जो हमारे पास में वेरिएबल पैरामीटर है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में। और उस वेरिएबल पैरामीटर की वैल्यू को यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर जो मिनिमम एनर्जी लेवल है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में दो वैल्यू आ जाएगी। एक तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगी वो पैरामीटर की। तो ये जो होता है हमारे पास में बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होता है ऑफ ट्रू वेव फंक्शन का। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ जो इंटीग्रल है उसकी आ जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यानी कि जो एनर्जी है उसकी लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये जो होती है नियरेस्ट होती है टू द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ट्रू एनर्जी। ठीक है, तो जो सिस्टम है उसकी अगर लोएस्ट एनर्जी आ रही है तो वो क्या होती है, ट्रू एनर्जी के जो होती है नियरेस्ट होती है। तो ये हमारे पास में 4 स्टेप होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वेरिएशन मेथड के अंदर। इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हीलियम एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है या फिर जो मिनिमम एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको जो मेथड है वो इजीली समझ में आ गया होगा और इसके स्टेप भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।